प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नक्सलवाद जैसे गहरे जख्म पर निर्णायक प्रहार किया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि यह लोकतंत्र और संविधान की ताकत का ऐलान है। कहा जाता है देश ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतने बलिदान नहीं दिए जितनी जाने हमने नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष में खोई है। और आखिरकार इस लंबी और कठिन लड़ाई में भारत ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़कर इतिहास में दफन करके ही दम लिया है। यह कहानी है उस बदलाव की जहां डर की जगह विश्वास ने ली है और बंदूक की जगह विकास ने। थर्सडे थ्रिलर के इस खास एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे नक्सलवाद की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की पूरी दास्तान। एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ खून और खौफ था और दूसरी तरफ नया भारत, नई उम्मीद और नई शुरुआत। तो हमारी लड़ाई देश के हर दुश्मन से है, फिर वो चाहे सीमा पार हो या देश के भीतर हो। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। ये है सबसे बड़ा सबूत कि संविधान की शक्ति ने इस देश की मिट्टी से माओवादी नक्सली हिंसा को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया है। ये है सबसे बड़ी मिसाल कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक बिखरे रेड कॉरिडोर की लाल स्याही के बदनाम दाग अब धुल चुके हैं। नक्सलवाद का जो अभिशाप 1970 में देश पर जबरन थोप दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त इच्छा शक्ति के साथ 2026 में देश को उससे मुक्ति दिला दी है। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज कांच के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया। रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में बदलना आसान नहीं था। पहले की सरकारों के ढुलमुल टालू रवैये और लचर इच्छा शक्ति से विदेशी विचारधारा पर आधारित माओवादी नक्सली हिंसा को देश में फलने फूलने के लिए भरपूर जमीन मिली। नक्सलियों ने हमारे देश में लगभग 1200 किलोमीटर तक के इलाके पर अपना कब्जा बना रखा था, जिनमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों सहित 12 राज्य शामिल थे। इस तरह घने जंगलों से भरी जनजातीय बस्तियों वाली देश की 17% जमीन नक्सली हिंसा के खून से लाल हो उठी और ये पूरा इलाका हो गया बदनाम रेड कॉरिडोर के नाम से। रेड कॉरिडोर के नाम से बदनाम घने जंगलों से घिरे जनजातीय इलाकों में नक्सली जनताना सरकार के नाम से दशकों से अपनी समांतर सरकार यानी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। इन इलाकों में नक्सलियों की अपनी सरकार थी, अपनी पुलिस थी, अपनी सेना, अपनी अदालतें थीं। माओवादी नक्सलियों की ये समांतर सरकार की व्यवस्था जंगल के कानून पर चलती थी
जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। इस पूरे इलाके की जनजातीय बस्तियां नक्सलियों के आतंक के साए में सिसकने को मजबूर थीं। एक वक्त ऐसा भी था जब देश के 12 करोड़ से ज्यादा लोग नक्सलियों की इस समांतर सरकार के खौफ के साए में गरीबी, भुखमरी और बेबसी में जिंदगी गुजार रहे थे। नक्सलियों ने दशकों तक देश की बड़ी आबादी को संविधान के संरक्षण से महरूम कर अपनी हिंसक विचारधारा का गुलाम बनाए रखा। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ना सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा किया। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना? रेड कॉरिडोर के नाम से बदनाम इलाकों में दुकानों, लोगों और व्यापारियों से अवैध वसूली, जनजातीय परिवारों से जबरन छीना झपटी आम बात थी। नक्सलियों ने अपने लाल आतंक का राज बनाए रखने के लिए एक के बाद एक कई खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस और सीआरपीएफ पर हमला, जहानाबाद हमला, स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विनाश, ट्रकों में आग, रेलवे को नुकसान, हर वो चीज जो भारत सरकार और विकास का प्रतीक थी, माओवादी नक्सलियों ने उसे ध्वस्त कर दिया। जनता टैक्स के नाम पर हर किसी से रंगदारी वसूलना नक्सली अपना अधिकार समझते थे। इनकी सालाना अवैध वसूली 200 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा तक जा पहुंची थी। 12 करोड़ लोग सालों तक गरीबी और बेबसी में बसर करते रहे। किसी ने चिंता नहीं की। हजारों युवाओं की मृत्यु हुई, हजारों लोग अपाहिज हो गए। नक्सलियों ने उन्हें विकास के लाभ से वंचित रखा और नर्क जैसे जीवन में झोंक दिया। मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया और आज इसके नतीजे देश देख रहा है। नक्सली कौन है, कहां से आए और हमारे देश में पनपे कैसे? इन सवालों के जवाब हैरान कर देने वाले हैं। नक्सलवाद की शुरुआत 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में किसानों के विद्रोह के साथ हुई। नक्सलबाड़ी से शुरुआत होने के कारण ही ये हिंसक नक्सलवाद के नाम से बदनाम हो गया। सबसे खास बात ये कि इस नक्सलबाड़ी विद्रोह की प्रेरणा चीन के नेता माओ त्से तुंग की विचारधारा से आई थी। उस समय नक्सलियों का मानना था कि भारत में भी माओवादी तौर तरीके से हथियारबंद किसान क्रांति के जरिए सत्ता पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं है, बल्कि रूस और चीन से उधार में ली गई यही हिंसक विचारधारा है। ये कहना कि गरीबी से माओवादी नक्सलवाद फैला सरासर गलत है, बल्कि सच्चाई ये है कि नक्सलवादी आतंक के कारण ही गरीबी बनी रही। नक्सलवाद का एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम और इसे हासिल करने के लिए बेहिचक भयानक खून खराबा कराना। नक्सलियों का लक्ष्य एक ही है, वोट की जगह बुलेट से शासन पर कब्जा करना। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है?
जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये इनका ध्रुव वाक्य है और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए, अपने आइडियोलॉजी के विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर सत्ता हासिल करने के लिए। बंदूक के जोर से भारत को बंधक बना लेने की गलतफहमी में जीने वाले नक्सलियों का लोकतंत्र और संविधान पर कोई विश्वास नहीं है। ये मानते हैं कि दीर्घकालीन युद्ध ही उनकी विचारधारा को फैला सकता है। रेड कॉरिडोर के जनजातीय इलाकों से लेकर राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों तक नक्सलियों की रणनीतिक घुसपैठ इतनी गहरी थी कि 2014 से पहले तक आमतौर पर मान लिया गया था कि भारत से नक्सलवाद कभी खत्म ही नहीं हो सकता। हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 मोबाइल टावर लगाए गए। इनके अलावा 8,000 अन्य 4G टावर लगाने का भी फैसला लिया गया है। बीते 12 साल में 1,804 बैंक शाखाएं और 1,321 ATM खोले गए हैं। 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खोले गए हैं। बीते 12 साल में सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च कर जनजातीय बच्चों और युवाओं के लिए 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय, 46 ITI, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर और 16 कौशल विकास केंद्र बनाए हैं। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ रुपए के कार्य किए गए, जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं से जुड़े हुए हैं, और जनजाति युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी सरकार ने क्रियान्वित किए। सिक्योरिटी के लिए राज्यों की सहायता के लिए SRE लेकर आए, जिनमें 10 साल में 3,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। नक्सल पीड़ित इलाकों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आई और इसमें 5,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 4,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय निधि की मदद से क्रिटिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी की छोटी छोटी टंकियां, जोड़ने वाली पुलियां और गांव के अंदर पंचायत घर बनाए गए। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि दशकों से नक्सलियों के अत्याचार झेल रही जनता खुलकर नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के समर्थन में आ गई, जिससे नक्सलियों के पांव उखड़ गए। खास बात ये कि बिहार 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। ओडिशा 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। केवल छत्तीसगढ़ ही बचा हुआ था जो नक्सलियों की अंतिम पनाहगाह बना हुआ था। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी और नवगठित सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया। साझा रणनीति बनी और नक्सलियों के खिलाफ अभियान अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने लगा। 24 अगस्त 2024 को सरकार ने नए जोश के साथ देश के सामने एक लक्ष्य रखा और ऐलान कर दिया कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। यहीं से हुई शुरुआत एक अनोखी योजना की, जिसका नाम है गुलाब और गोली, जिसका संदेश बिल्कुल साफ था। जो नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आएंगे, उनका स्वागत गुलाब से किया जाएगा, लेकिन जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उनकी गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर बस्तर में जाकर
बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। सुरक्षा बलों ने नए उत्साह में भरकर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा घेरा कसना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बने। नक्सल प्रभावित जिले जो 2014 में 126 थे, आज सिर्फ 2 बचे हैं। मोस्ट अफेक्टेड जिले 2014 में 35 थे, आज 0 हैं। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन जो 350 थे, आज 60 हैं। पिछले 6 साल में 406 नए CAPF के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए, 400 बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों को दी गईं। 5 अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। 2024, 2025 और 2026 का संयुक्त आंकड़ा देखें तो 3 सालों में मारे गए नक्सली 2026 के मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। 2218 गिरफ्तार हुए, उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। बीते 1 साल में ही 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 900 से ज्यादा नक्सलवादियों की गिरफ्तारियां हुई है और जो हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे 300 से अधिक कट्टर नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसका ये परिणाम हुआ है कि जो इलाके कभी डर के साए में जीने को मजबूर थे, वहां आज विकास की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। सरकार ने अलगाववाद के घने अंधकार में लोकतंत्र की शक्ति की मशाल रोशन की है और रेड कॉरिडोर का समूल नाश कर तिरंगे को बुलंद कर भारतीयता की स्थापना की है। जनजातीय नौजवानों के पैरों से बेबसी की बेड़ियां काट फेंकी है। ट्राइबल इंडिया के उज्जवल भविष्य के रास्ते की सारी बाधाएं अब हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। नक्सलवाद जो दशकों तक देश के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहा, अब अपने आखिरी दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। पशुपति से तिरुपति तक अब एक ही आवाज गूंज रही है, वंदे मातरम। भारत माता की जय।